जात पात का विनाश, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। कांग्रेस बनाम समाज सुधार। भारत जैसे देश में समाज सुधार का मार्ग स्वर्ग को जाने वाले मार्ग की तरह है और यह बहुत सारी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। भारत में समाज सुधार कार्य में सहायता करने वाले मित्र कम होते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले अधिक है। आलोचना करने वाले भी दो तरह के होते हैं, एक राजनीतिक सुधारक और दूसरे समाजवादी सुधारक। एक समय था जब यह माना जाता था कि सामाजिक कुशलता या दक्षता व निपुणता के बिना किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में स्थायी प्रगति संभव नहीं है और सामाजिक कुरीतियों के कारण जो बिगाड़ पैदा हुआ है उससे हिंदू समाज में सामाजिक सामर्थ्य नहीं रहा है। इसलिए इन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया जाना जरूरी है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने के ही कारण राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ सामाजिक सम्मेलन सोशल कॉन्फ्रेंस की नींव रखी गई थी। कांग्रेस देश के राजनीतिक संगठन की कमजोरियों के बारे में बताती थी और सोशल कॉन्फ्रेंस हिंदू समाज के सामाजिक संगठन की कमजोरियों को दूर करने के प्रयास करती थी। कुछ समय तक कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक कार्य को दो अंगों की तरह मिलकर काम करती रही। दोनों का वार्षिक सम्मेलन भी एक मंच पर होता था, लेकिन जल्दी ही ये दो पक्ष दो पार्टियों में बदल गए थे, एक राजनीतिक सुधार पार्टी और दूसरी सामाजिक सुधार पार्टी। दोनों में बाद में जोरदार विवाद छिड़ गया। राजनीतिक सुधार पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करती थी, जबकि समाज सुधार पार्टी सोशल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करती थी। इस प्रकार दोनों संस्थाएं एक दूसरे की घोर विरोधी पार्टियां बन गई। झगड़े और विवाद का मुद्दा यह था कि क्या समाज सुधार का काम राजनीतिक सुधार से पहले किया जाए। 10 साल तक दोनों शक्तियों का पलड़ा बराबर रहा और लड़ाई में किसी की जीत के बिना विवाद जारी रहा। लेकिन यह बात स्पष्ट दिख रही थी कि सोशल कॉन्फ्रेंस का भविष्य बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। जो लोग सोशल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलनों में अध्यक्षता करते थे वे शिकायत करते थे और इस बात से दुखी थे कि अधिकतर पढ़े लिखे हिंदू राजनीतिक प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन समाज सुधार के प्रति उदासीन है, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। इसलिए कांग्रेस में भाग लेने वालों की संख्या बहुत अधिक होती थी और उससे सहानुभूति रखने वालों की संख्या उनसे भी अधिक थी, लेकिन सोशल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वालों की संख्या उनके मुकाबले में बहुत ही कम थी। इस प्रकार जनता की उदासीनता के बाद जल्दी ही राजनीतिज्ञों ने खुले रूप से सामाजिक सम्मेलन का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पहले सामाजिक सम्मेलनों के लिए अपना मंच उपलब्ध कराती थी, लेकिन दिवंगत माननीय तिलक के विरोध करने पर कांग्रेस ने अपना मंच देना भी बंद कर दिया। दोनों में दुश्मनी यहाँ तक बढ़ गई थी कि जब सामाजिक सम्मेलन ने स्वयं अपना मंच बनाना चाहा तो उसके विरोधियों ने उसे जला देने की धमकी दे दी। इस प्रकार कुछ समय बाद राजनीतिक सुधार का पक्ष लेने वाली पार्टी जीत गई और सामाजिक सम्मेलन भंग होकर खत्म हो गया और लोग भी उसे भूल गए। सन 1892 में मिस्टर W.C. बनर्जी इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष हुए थे। उन्होंने उस समय जो भाषण दिया था वह एक प्रकार से सोशल कॉन्फ्रेंस की मौत का अंत्येष्टि भाषण था, यानी शोक संदेश की तरह था। यह भाषण कांग्रेस के व्यवहार का इतना सटीक उदाहरण है कि मैंने इसमें निम्नलिखित अंशों का वर्णन करने का साहस किया है। भाषण में श्री बनर्जी ने कहा था, मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ या उनसे सहानुभूति नहीं रखता जो यह कहते हैं कि जब तक हम अपने सामाजिक ढांचे में सुधार नहीं करते तब तक हम राजनीतिक सुधार के योग्य नहीं हो सकते। लेकिन इन दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता है। क्या हम राजनीतिक सुधारों के लिए सिर्फ इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि हमारी विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता और दूसरे देशों की अपेक्षा हमारी लड़कियां छोटी उम्र में ब्याह दी जाती है, या हमारी पत्नियां और पुत्रियां हमारे साथ कारों में बैठकर हमारे मित्रों से मिलने नहीं जाती, या यह कि हम अपनी बेटियों को ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं भेजते। माननीय बनर्जी ने राजनीतिक सुधारों का जिस प्रकार समर्थन किया था वह मैंने ऊपर बता दिया है। उस समय अनेक लोग ऐसे थे और अब भी है
जो इस विषय में कांग्रेस की जीत देखकर खुश थे। लेकिन जो लोग सामाजिक सुधार के महत्व में विश्वास रखते हैं वे पूछ सकते हैं कि क्या मिस्टर बनर्जी की बात का कोई उत्तर नहीं है? क्या इससे सिद्ध होता है कि जीत उन्हीं की हुई जो सच्चे थे? क्या इससे कोई निष्कर्ष साबित हो जाता है कि सामाजिक सुधार का राजनीतिक सुधार से कोई संबंध नहीं है? आइए जरा इस दृष्टि में अछूतों के प्रति स्वर्ण हिंदुओं के व्यवहारों पर विचार करें। इससे इस विषय को समझने में सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासनकाल में यदि कोई स्वर्ण हिंदू सड़क पर चल रहा होता था, अछूत को वहां चलने की आज्ञा नहीं होती थी, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी छाया किसी हिंदू पर पड़ जाने से वह उसे अपवित्र कर दे। अछूत को अपनी कलाई पर या गले में निशानी के तौर पर एक काला डोरा बांधना पड़ता था, ताकि हिंदू भूल से उसे छूकर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को कमर पर एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, क्योंकि उनके चलने से जमीन पर उनके पैरों से जो निशान बनते हैं उनको उस झाड़ू से मिटाते जाए, ताकि कोई हिंदू अछूत के पैरों के निशानों पर अपने पैर रखने से अपवित्र न हो जाए। पूना में अछूत चाहे कहीं भी जाए, उनका अपने गले में मिट्टी की हांडी लटकाकर चलना पड़ता था, ताकि उसे थूकना हो तो उसमें थूके, क्योंकि जमीन पर थूकने से यदि उसके थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ गया तो वह अपवित्र हो जाएगा। मैं हाल ही की कुछ अन्य घटनाओं को पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। सेंट्रल भारत में बलाई नाम की एक अछूत जाति रहती है। हिंदुओं द्वारा उन पर किए गए अत्याचार मेरी बात स्पष्ट कर देंगे। 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में इन जुर्मों की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि कथित ऊंची जाति के स्वर्ण हिंदुओं ने, अर्थात कलोटिया, राजपूतों और ब्राह्मणों ने, जिसमें इंदौर जिले के कनाडिया, बिचौली हब्सी, बिचौली मर्दाना और लगभग 15 दूसरे गांव के पटेल और पटवारी भी थे, उन्होंने अपने अपने गांव के बलाइयों को धमकी दी कि यदि तुम हमारे सहारे जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी ये आज्ञाएं माननी पड़ेगी। बलाई जाति के लोग सुनहरी गोटा की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे, वे रंगीन या सुंदर किनारे वाली फैशनेबल धोती नहीं पहनेंगे, वे किसी हिंदू की मौत की खबर उसके कितने ही दूर रिश्तेदारों को जरूर पहुंचाएंगे। वे सभी हिंदुओं के विवाह समारोह में बारात के आगे आगे बाजा बजाते हुए चलेंगे। बलाई स्त्रियां सोने चांदी के गहने व सुंदर गोटे व फैशनदार कपड़े भी नहीं पहनेगी। बलाई औरतें हिंदू औरतों के बच्चों के जन्म के समय प्रसूति में उनकी सेवा करेगी। बलाई लोग हिंदुओं की सेवा करने की एवज में कोई मेहनताना नहीं मांगेंगे तथा हिंदू उन्हें अपनी इच्छा से जो कुछ भी देंगे वे उसे स्वीकार कर संतुष्ट हो जाएंगे। यदि बलाई लोगों को यह शर्त स्वीकार नहीं हो तो वे गांव छोड़कर निकल जाए। बलाइयों ने इन आज्ञाओं को मानने से इनकार कर दिया तो हिंदुओं ने उनके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई शुरू कर दी। बलाइयों को गांव के कुओं से पानी भरने और अपने पशु चराने से रोक दिया। बलाइयों को हिंदुओं की जमीन में से होकर जाने से भी मना कर दिया, इसलिए ताकि यदि बलाई के खेत के आसपास हिंदुओं के खेत हो तो बलाई अपने खेत में नहीं जा सके। हिंदुओं ने बलाइयों के खेतों में अपने पशु चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने इस अत्याचार के खिलाफ इंदौर दरबार में अर्जी दायर की, लेकिन उचित समय पर मदद नहीं मिल सकने और जुल्म जारी रहने के कारण सैकड़ों बलाई अपने बीवी बच्चों सहित उन घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए जिनमें उनके बाप दादा पीढ़ियों से रहते आए। वे उस इलाके के आसपास की रियासतों जैसे धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य रियासतों के गांव में चले जाने के लिए मजबूर हो गए। उनके नए घरों में उनके साथ क्या बीती इसका वर्णन करना कठिन है। गुजरात के कविथा गांव में हुई एक घटना अभी पिछले ही साल ही घटी है। इस गांव के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे गांव के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की हाथाजोड़ी नहीं करें। स्वर्ण हिंदुओं की इच्छा के खिलाफ अपने नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का साहस करने के लिए बेचारे अछूतों को कितना जुल्म सहन करना पड़ा यह हर कोई जानता है। इसका ज्यादा वर्णन करने की यहाँ जरूरत नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के जुहू नामक
गांव की एक अन्य घटना सुनिए। नवंबर 1935 में कुछ संपन्न अछूत परिवारों की कुछ औरतों ने धातु के बर्तनों में पानी लाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने अछूतों द्वारा धातु के बर्तनों का प्रयोग करना अपनी शान के खिलाफ और अपमान समझा। इस गुस्ताखी के लिए अछूत औरतों पर निर्दयता से हमला कर मारा पीटा। जयपुर के चकवाड़ा गांव से हाल ही में एक खबर मिली है। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार चकवाड़ा गांव के अछूत ने तीर्थ यात्रा से लौटकर धार्मिक पुण्य की पालना में गांव के अछूत भाइयों को प्रसादी भोज देने का प्रबंध किया। उसने भोज में देसी घी से पकवान बनवाए। जब अछूत भाई भोजन कर ही रहे थे कि सैकड़ों हिंदू लोग लाठियां लेकर वहां आ धमके। उन्होंने सारा भोजन खराब कर दिया और अछूतों को मारा पीटा। वे बेचारे अपनी जान बचाकर भागे। इन निहत्थे अछूतों पर यह घातक हमला क्यों किया? अखबार में छपी रिपोर्ट ने इसका कारण बताया कि दावत देने वाले अछूत ने देसी घी खिलाने की हिम्मत कर दी और उसके मेहमानों ने अछूत होकर भी घी खाने की मूर्खता कर दी थी। देसी घी अमीरों के लिए विलास की चीज है, लेकिन कोई यह नहीं सोचेगा कि घी का उपयोग सामाजिक हैसियत का भी प्रतीक है। चकवाड़ा के स्वर्ण हिंदुओं को यह सहन नहीं हुआ और सबक सिखाने के गुस्से में उन अछूतों को उनकी गलती का बदला लिया। जिन्होंने घी के व्यंजन परोसकर स्वर्णों का अपमान किया, उन अछूतों को यह समझना चाहिए था कि घी उनका भोजन नहीं है, बल्कि स्वर्ण हिंदुओं की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खाद्य चीज है। इसका मतलब यह है कि एक अछूत को घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भले ही वह इसे खरीदने में समर्थ हो। यह घटना 1 अप्रैल 1936 या उसके आसपास की है।